हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो जो कूलम्ब्स लॉ है, ये हमारा जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कूलम्ब्स लॉ है क्या बेसिकली? सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स आंगस्टन कूलम्ब। उन्होंने इन 1785 इस लॉ को बनाया था। और कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमें क्या बताती है? फोर्सेस के बारे में, कि सपोज मेरे पास दो चार्ज हैं, तो हमने पढ़ा है कि चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ हमें बताते हैं चार्ज एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये चार्ज है पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू है मान लिया क्यू, और एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास ये है जिसकी वैल्यू है क्यू। एंड सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर। तो ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को करेंगे, क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से रिपेल करेंगे जिसे हम बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगा, किसने बताई थी बच्चों? कूलम्ब ने बताई थी। तो कूलम्ब लॉ क्या बोलती है? मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। कूलम्ब लॉ बोलती है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the charges, product of the magnitude of charges, and inversely proportional, inversely proportional to the square of the distance, square of the distance between the charges. तो आई होप सबको समझ में आ गया। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली बेटा लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि जो फोर्स है इन दो चार्जेस के बीच में, एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, मतलब इनके जो वैल्यू है उसकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, मतलब जो कूलम्ब लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रही है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं बच्चों, तो इनको कंबाइन करने से मेरे पास फोर्स बन जाती है एफ प्रपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये बन जाती है। तो यहां से फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे और एक कांस्टेंट हमें मिलेगा के। तो एफ आ जाएगा के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो के है वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई वो कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस कांस्टेंट के की वैल्यू है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे ये जो मैंने टर्म लिखी है जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ? एप्सिलॉन नॉट, ये है क्या? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इस सिंबल को बेटा एप्सिलॉन बोलते हैं, और साथ में मैंने नोट लिखी तो मैं इसको बोल रहा हूँ एप्सिलॉन नोट। तो जो एप्सिलॉन नोट है बेसिकली इसको क्या कहा जाता है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या कहा जाता है उसको? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये के की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास कूलम्ब्स लॉ बन जाएगी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द कूलम्ब्स लॉ, ये आपकी कूलम्ब्स लॉ आ गई। करते हैं इस कांस्टेंट की, तो ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो आराम से निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नोट है जिसे हम बोल रहे हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी जो वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट है ना परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी जो वैल्यू है वो आपको ध्यान रखनी है। वैल्यू है बेटा एप्सिलॉन नोट की
8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। कितनी वैल्यू है इसकी? 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है, आपको ध्यान रखना है। मतलब वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की फ्री स्पेस के लिए, मतलब एयर में या वैक्यूम में जो ये परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू है, ये ध्यान रखनी है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये बनता है 1/4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू होती है बच्चे 3.14। एप्सिलॉन नोट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो इसको सारे को जब सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10 की पावर 9। और यूनिट बनेगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है तो यूनिट उल्टी हो जाएगी, यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट की। तो ये याद रखनी है, ये वैल्यू आपको इसे याद कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। तो ये थी बच्चों आपकी कूलम्ब्स लॉ, आई होप आपको समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो लगी। अभी हमने बेटा जो कूलम्ब लॉ पढ़ी, ये जो हमने कूलम्ब लॉ अभी डिस्कस की, ये कूलम्ब लॉ की कौन सी फॉर्म है? मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये? मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म। मतलब इसमें हमें फोर्स का सिर्फ क्या पता लगता है बच्चों? मैग्नीट्यूड पता लगता है। ठीक है, तो इसे हम स्केलर फॉर्म भी बोल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ की। क्या बोल सकते हैं बच्चों? कूलम्ब्स लॉ की फॉर्म। लेकिन अभी मैं आपको कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में जो कूलम्ब्स लॉ है उसकी वेक्टर फॉर्म की डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आ जाती है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जैसा कि आप हो, हम बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर का मतलब आपको पता ही है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो साथ साथ डायरेक्शन भी हो, यानी कि यहाँ पे हमारी जो फोर्सेस लगेंगी हम उनकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या बनती है? देखो, सपोज हमारे पास दो चार्ज थे, एक चार्ज था पॉइंट ए पे, एक चार्ज था बच्चों पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास दो चार्ज हैं, तो ये दो चार्ज मैंने रख दिए। ये मेरा चार्ज है Q1 और ये मेरा चार्ज है बच्चों Q2। तो ये चार्ज जो है दोनों सपोज पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सपोज इनके बीच के जो डिस्टेंस है दैट इज r, जो मैग्नीट्यूड है इनके बीच की डिस्टेंस का वो कितना है बच्चा पार्टी? r। अब ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब Q1 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया F21 से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर लिया? F21 से। और वेक्टर का निशान, मतलब ये डायरेक्शन मिल गई हमें कि Q1 Q2 को धकेल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में उस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये F21 है, ध्यान रखना है ये क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सिमिलरली Q2 चार्ज Q1 पे भी फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये फोर्स बनेगी F12। ठीक है, और F12 अगर मैं निकालता हूं तो क्या बनता है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है ना, कि Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाली फोर्स वो F12 है। अब इनको मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसके अलावा यहाँ हमें बच्चों पोजीशन वेक्टर भी देखना पड़ेगा। देखो, अगर मैं Q1 से कहां जाता हूं? Q2। कहां जाता हूं मैं? Q1 से Q2 की तरफ जाता हूं, तो जो मैं पोजीशन वेक्टर लूंगा, मतलब जो डायरेक्शन लूंगा, तो एक वेक्टर मैंने यहां लिया R12। ये मेरा एक वेक्टर लिया मैंने R12, यहां आप देख सकते हो। यहां मैंने एक बेटा वेक्टर लिया है R12, ये देख सकते हो आप R12। ये एरो का निशान दिख रहा है, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर की। यहाँ पे जो ये R12 है ये क्या दिखा रहा है मुझे? डायरेक्शन। कहां से कहां की? Q1 से Q2 तक की। सिमिलरली अगर मुझे Q2 से Q1 की तरफ आना है तो मैं कौन सी डायरेक्शन लूंगा? ये वाली डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने R21 मान लिया। समझ तो है ना? यूनिट वेक्टर तो सबको पता है भाई, यूनिट वेक्टर जानते हो ना? यूनिट वेक्टर 11th क्लास में पढ़ा है। किसी भी यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? उसके उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा।
यूनिट वेक्टर की खासियत होती है बेटा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 है और इससे हमें डायरेक्शन पता लगती है। अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको एक डायरेक्शन दे देगा, क्योंकि यूनिट इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखूं, सपोज मुझे कहा जाए F12 फोर्स को लिख के दिखा फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म हो गई। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो मुझे F12 की क्या दिखानी पड़ेगी बच्चा पार्टी, डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो F12 की डायरेक्शन किस तरफ है, देखो इधर लेफ्ट साइड ये जा रहा है हमारा F12। अगर आप F12 की डायरेक्शन देखते हो तो F12 की डायरेक्शन तो इस तरफ। अब इस तरफ डायरेक्शन इन दो वेक्टर्स में से किसकी है, किसकी है, R21 की है ना। R21 की डायरेक्शन इसी तरफ है ना, जो डायरेक्शन F12 की है वही डायरेक्शन बेटा R21 की है। तो इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं, किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं, R21 वेक्टर से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसको, R21 यूनिट वेक्टर से, और ये इसको क्या दे देगा, मुझे डायरेक्शन दे देगा। तो ये हमारी आ गई बच्चों किसमें, वेक्टर फॉर्म में। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हो आप। अब आपको पता है जो R21 वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय जो R21 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। अब ये आ जाएगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, B से लेके A तक की जो ये डिस्टेंस है यही मैग्नीट्यूड होगा, तो इसकी जगह R आ जाएगा। तो अगर इसको मैं यूनिट वेक्टर की बजाय सिंपल वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्केयर। R21 वेक्टर बच्चों बनेगा, R21 यूनिट वेक्टर जो है ये बन जाएगा R21 वेक्टर बाय R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि R। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारी कूलम्ब्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में है वो बन जाएगी F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। So this is the Coulomb's law in vector form. Similarly इसी तरह से अगर आप दूसरी फोर्स निकालते हो तो वो भी आ जाएगी F21। अगर आप निकालना चाहते हो बेटा तो वो आएगी सॉल्व करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ये आएगी। दिस इज द Coulomb's law in vector form। ये आपने F21 फोर्स निकाल ली और ये आपने F12 फोर्स निकाल ली। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम वेक्टर फॉर्म यूज क्यों करते हैं, वेक्टर फॉर्म यूज करने की क्या एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस क्या है वेक्टर फॉर्म की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम में कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये क्वेश्चन कई बार बेटा पूछ लिया जाता है। तो क्या बेनिफिट है बेटा वेक्टर फॉर्म का कूलम्ब्स लॉ का। नंबर 1, आप देख सकते हो जो R21 वेक्टर है बच्चे वो किसके इक्वल है, माइनस के R21 वेक्टर, क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स हैं। ध्यान से देखो, R12 वेक्टर जा रहा है राइट साइड, R21 वेक्टर जा रहा है लेफ्ट साइड, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि ये नेगेटिव वेक्टर हैं एक दूसरे के। तो अगर मैं R21 की जगह माइनस R21 पुट कर देता हूं, अच्छा ये R21 माइनस के R12 के इक्वल है बेटा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई आपके प्रिंट सर से, तो इसके लिए माफी। तो R21 हमारा माइनस के R12 के इक्वल है ना। तो अब देखो अगर मैं R21 की जगह माइनस R12 पुट करता हूं तो आपकी फोर्स कितनी बनती है, F12 फोर्स बनती है F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू यहां आ जाएगा माइनस का R12, यानी कि माइनस का निशान मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये बन जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R12। अब ये किसके इक्वल है, देखो 1/4 पाई Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R12, ये तो F21 के इक्वल है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से क्लियर हो गया कि F12 जो है वो किसके इक्वल है, माइनस के F21 के इक्वल है। तो ये कूलम्ब्स लॉ की पहली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस क्या हुई कूलम्ब्स लॉ की कि ये हमें बताती है कि ये जो फोर्सेस है ना F12 और F21, ये कैसी फोर्सेस है बेटा, इक्वल और अपोजिट। तो इससे पता चलता है कूलम्ब फोर्स है, जो ये कूलम्ब फोर्सेस लग रही हैं बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन
टू चार्जेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है ना। ये किसको ओबे करती है बेटा, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करती है। न्यूटन थर्ड लॉ सबको पता है, हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन, ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन हुआ, समझ गए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है। सेकंड इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि कुलम्ब्स लॉ क्योंकि हमें डायरेक्शन दिखा रही है और आप देख सकते हो कि ये जो फोर्सेस लग रही हैं बेटा F21 और F12 एक ही लाइन के अलोंग लग रही हैं, तो इससे पता चलता है कि ये फोर्सेस नेचर में क्या है, सेंट्रल है। तो कुलम्ब्स लॉ हमें ये भी बताती है कि जो कुलम्ब फोर्सेस हैं, तो कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से हमें एक और बेनिफिट होता है और वो क्या है कि जो कुलम्ब फोर्सेस हैं दे आर सेंट्रल फोर्सेस। कैसी फोर्सेस हैं, सेंट्रल, मतलब ये एक ही लाइन के अलोंग लगती है। कैसे लगती है, एक ही लाइन के अलोंग। क्लियर है, तो ये कुलम्ब्स लॉ के बेनिफिट है। अब आ जाते हैं कि भाई क्या कुलम्ब्स लॉ के सिर्फ बेनिफिट ही हैं, कुछ नुकसान भी तो होंगे, लिमिटेशंस, कमियां क्या क्या हैं, कहां कहां ये यूज नहीं होती। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे इसकी कमियां, लिमिटेशंस ऑफ कुलम्ब्स लॉ, कि इसकी लिमिट क्या है, कहां पे जाके। तो पहली जो इसकी लिमिटेशन है वो यही है बेटा कि कुलम्ब्स लॉ तभी लग सकती है अगर चार्जेस रेस्ट में हो। ठीक है, कि कुलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली एंड ओनली इफ चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्जेस आर एट रेस्ट, जब तक चार्ज रेस्ट में है कुलम्ब्स लॉ वैलिड होगी। ठीक है, अगर चार्ज मोशन में है तो वहां पे कुलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगी। सेकंड है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, उनका साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कुलम्ब्स लॉ सिर्फ किस पे लगती है, पॉइंट चार्जेस पे ही लगती है। तो इसकी सेकंड लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस, मतलब जो हमारे चार्ज हैं उनका डायमेंशंस, उनके जो एरिया वगैरह है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनका डायमीटर वगैरह ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए वो, तभी कुलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगी। थर्ड है कि चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज, must be greater than न्यूक्लियर साइज। ठीक है बेटा, कि जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच की वो क्या होनी चाहिए, न्यूक्लियस के साइज से ज्यादा होनी चाहिए। इट मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज समझते हो, जो न्यूक्लियस का साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली बेटा कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच की, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है तो वहां पे जो वहां पे फिर कुलम्ब की वजह से जो फोर्सेस लग रही हैं उनसे कहीं ज्यादा वहां पे कौन सी फोर्सेस लगने लग जाएंगी, नजदीक आने से न्यूक्लियर फोर्सेस लगने लग जाएंगी, तो वहां न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी। तो इसलिए ये डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ताकि न्यूक्लियर फोर्सेस यहाँ पे एक्ट ना कर सके। ठीक है, तो ये इसकी एक और लिमिटेशन है। तो ये थी आज की वीडियो। तो आज हमने सीखा कुलम्ब्स लॉ के बारे में और कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई जाने से पहले लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना ना भूले वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।